स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आइए हम लोग जो है सीटीपी में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि अभी हाल ही में जो दिसंबर जनवरी में एग्जाम हुआ था, वहीं से कुछ क्वेश्चन जो है चैलेंज के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी आपको जो थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं, डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, वो एक बार देख लीजिए, फिर कल से हम लोग जो है थ्योरी भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है आपके सामने, एक काम कीजिएगा, आप साथ ही साथ क्वेश्चंस पढ़ते रहिएगा, ऑप्शन देखिएगा और जो भी आपको उत्तर लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, वह सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास डैश। अब इस खाली स्थान में क्या भराएगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है निरंतर होता है, यानी विकास जो है वो निरंतर होता है। दूसरा है रुक रुक कर होता है। तीसरा है संस्कृति पर आधारित होता है या आनुवांशिकता पर आधारित होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है वृद्धि और विकास का। यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बहुत ही कम बात आपको वृद्धि विकास के बारे में बताते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब जो है निरंतर होता है, ये होगा। क्यों निरंतर होता है? देखिए, वृद्धि जो है, वृद्धि कहते हैं किसी भी चीज का, जैसे किसी भी बालक का, मान लीजिए हाथ का लंबाई, पांव का लंबाई, शरीर का वजन, मोटाई, अगर ये सब बढ़ रहा है तो वृद्धि है। यानी वृद्धि जो है क्या होता है, वृद्धि जो है वो क्या होता है, मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जबकि विकास जो है, विकास कैसा परिवर्तन होता है? विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में मात्रा बढ़ने के साथ साथ, यानी मात्रा भी बढ़ सकता है और गुण भी बढ़ सकता है। तो विकास जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अब देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया एक समय आने के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। जबकि विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत लगातार निरंतर चलता रहता है। यानी विकास जो है हमेशा होता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि विकास की प्रक्रिया रुक जाए। एक समय आएगा कि आपका लंबाई बढ़ना रुक जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो भाषा की कुशलता है, जो समस्या के समाधान करने की क्षमता है, वो सब हमेशा विकसित होता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास कैसा होता है? निरंतर होता है। रुक रुक कर होता है? नहीं, विकास रुक रुक कर नहीं होता है, विकास निरंतर होता रहता है। क्या विकास संस्कृति पर आधारित होता है? तो हाँ, संस्कृति पर भी आधारित होता है, आनुवांशिकता पर भी आधारित होता है। लेकिन आपको पता होगा कि सीटेट में वही विकल्प का चुनाव करना होता है जो सबसे अधिक उपयुक्त हो। इसमें सबसे अधिक उपयुक्त आंसर क्या है? विकास निरंतर होता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब 1 नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, डैश जो है उस समाजीकरण का या की एक प्राथमिक संस्था है। कौन सा है जो समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश समाजीकरण का दूसरी या द्वितीयक संस्था है। पहला ऑप्शन है कानूनी विद्यालय। कानून जो है समाजीकरण का पहला संस्था है और विद्यालय दूसरा संस्था है क्या? या फिर सामाजिक नीति और संस्कृति, पुस्तकालय आस पड़ोस, और उसके बाद परिवार और विद्यालय। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिखा है? समाजीकरण। समाजीकरण किसको कहते हैं? तो बालक का जब जन्म होता है तो बालक समाज के गुणों को नहीं समझता, समाज में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या सही है क्या गलत है, यह बालक को नहीं पता होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, समाज के संपर्क में आता जाता है, उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया जो है होती रहती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है? जब बालक का जन्म हो जाता है। और बालक जन्म लेने के बाद पहले कहां रहता है? स्वाभाविक है, पहले कहां रहता है? परिवार में रहता है, क्योंकि परिवार में ही उसका जन्म होता है। परिवार में ही बालक का क्या होता है? लालन पालन होता है। यानी प्राथमिक संस्था जो है समाजीकरण का, वो क्या होता है? परिवार होता है। और परिवार से जब बच्चा थोड़ा सा सियाना होता है तो विद्यालय की तरफ रुख मोड़ता है और विद्यालय की तरफ चला जाता है, स्कूल वगैरह में पढ़ाई करने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 नंबर होगा, क्योंकि 4 नंबर में देखिए परिवार और विद्यालय आपको दिख रहा होगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, परिवार समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय जो है उस समाजीकरण का क्या संस्था है, द्वितीय संस्था है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख करके कमेंट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अक्सर गुलाबी रंग को, अक्सर किस रंग को, गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़के से जोड़ लिया जाता है, या जोड़ना निम्न में से किसको दर्शाता है। हमेशा आप देखते होइएगा कि गुलाबी कलर के लिए कहता है, गुलाबी कलर किसको पसंद रहता है, लड़की लोग को पसंद रहता है, और नीले कलर किसको पसंद होता है, लड़कों के लिए पसंद होता है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, पहला ऑप्शन है जेंडर विविधता के रूप में देखते हैं, दूसरा है जेंडर सकारात्मकता के रूप में देखते हैं, या जेंडर रूढ़िवादिता के रूप में देखते हैं, या जेंडर समानता के रूप में देखते हैं। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है ये किससे है, लैंगिक पूर्वाग्रह से है। किससे क्वेश्चन है ये, लैंगिक पूर्वाग्रह से है, जेंडर रूढ़िवादिता से है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि लिंग के प्रति, लिंग मतलब महिला पुरुषों के प्रति पहले से ही रूढ़िबद्ध धारणा। कुछ बात जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में होगा ना कि बर्तन धोना किसका काम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सबका जवाब है बर्तन धोना जो है या खाना बनाना जो है मुख्य रूप से महिलाओं का काम होता है। अच्छा, इसी में अगर कोई बोल दे कि ठीक है ये बताइए साइकिल पर जैसे कपड़ा बेचना ये किसका काम होता है, तो सबका जवाब हो जाएगा कि सर ये पुरुषों का काम होता है। ये सारी बातें जो है लोगों के मन में पहले से ही क्या हो गया हुआ है, बैठ गया हुआ है। इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर विद्यालय में कोई अतिथि आ रहे हैं और प्रधानाध्यापक को उनका स्वागत करवाना है तो किससे करवाएंगे, लड़का से या लड़की से, तो लड़की से करवाएंगे। तो ये सब क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन क्या है कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ लिया जाता है और नीले रंग को लड़कों से जोड़ लिया जाता है। तो यह किसको दर्शा रहा है, जेंडर विविधता को दर्शा रहा है, नहीं। जेंडर सकारात्मकता यानी जेंडर के बारे में ये सही बात बता रहा है, नहीं सही बात नहीं बता रहा है। ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब क्या हुआ, जेंडर बोले तो लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, महिला, पुरुष, और इसके बारे में पहले से ही रूढ़ी कर लिया गया है। पहले से रूढ़ होने का मतलब निश्चित हो जाना, पहले से ही मन में बैठा लिया गया है कि पुरुषों का क्या काम है, स्त्रियों का क्या काम है, लड़का को कैसा पसंद है, लड़कियों का क्या पसंद है। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आइए आगे जो क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ करके देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये कहां से है, तो ये आप पढ़िएगा, आपको पढ़ाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग जी के बारे में। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जी का नैतिक विकास के अवस्था का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलबर्ग जी कौन सा सिद्धांत दिए हैं, इनका एक सिद्धांत आपको पढ़ना है, नैतिक विकास के अवस्था का सिद्धांत। नैतिक विकास के अवस्था का सिद्धांत, वहीं से ये क्वेश्चन है, नैतिक विकास के अवस्था के सिद्धांत से। अब देखिए ये नैतिक विकास का अवस्था किसको कहते हैं, नैतिक का मतलब क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसी को बोलते हैं नैतिक। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी थे कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये जो है एक किताब लिखे थे दी मोरल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और उसी में बहुत सारे कहानियों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किए थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। और समझाने के लिए इन्होंने जो है नैतिक विकास का कितना अवस्था बताया है, 3 अवस्था बताया है। यानी नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्था है, तीनों अवस्था में 2-2 चरण है। यानी चरण कितने हैं, 6 चरण है, और 3 क्या है, 3 जो है अवस्था है। आपको तीनों अवस्था और 6 चरण जो है क्या करना है, पढ़ना है। आपको बता दे इनमें जो 3 अवस्था है उसमें पहला अवस्था को बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा को क्या बोलते हैं परंपरागत अवस्था, और तीसरा को बोलते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया है, स्तर पहला,
पूर्व परंपरागत चरण यानी यही पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा दिया स्तर दूसरा यानी परंपरागत चरण। फिर दिया तीसरा स्तर 3 यानी उत्तर परंपरागत चरण। और लास्ट में दिया स्तर 2 और 3 दोनों। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कीवर्ड इसमें क्या है? सामुदायिक कल्याण। सामुदायिक कल्याण का मतलब पूरे समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। सामुदायिक कल्याण का मतलब क्या हुआ? पूरे समूह का, सभी लोगों के कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून, वैसा कानून जो सभी लोग मानते हैं और लोक प्रथाओं के अनुसार हो। लोक प्रथा का मतलब क्या हुआ? बोलते हैं ना कि हम लोग का एक प्रथा है, एक परंपरा है, जो परंपरा से चलते आ रहा है, उसी के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था को कोहल वर्ग जी किस अवस्था में रखे? स्वाभाविक है कि ये प्रथा के हिसाब से कह रहा है, परंपरा के अनुसार कह रहा है और सभी लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है, यानी परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आएगा। 3 अवस्था बताए ना, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो ये परंपरागत अवस्था का होगा ऑप्शन जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, परंपरागत चरण, यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? परंपरागत चरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष जो है मुख्यतः डैश केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा, कैसी कक्षा है? प्रगतिशील कक्षा है। प्रगतिशील का मतलब सभी बालकों का समुचित विकास हो सके, समावेशी कक्षा हो सके, वह कक्षा कक्ष जो है मुख्यतः किसके केंद्र में होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी को केंद्र में रख के करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित होना चाहिए या अध्यापक केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए, जब भी प्रगतिशील कक्षा या कोई भी कक्षा की बात करें तो कक्षा जो भी होगा वो बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक बोले तो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी आप कह लीजिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा किसके केंद्रित होता है? बालकों को केंद्र में रख के किया जाता है। तो ऑप्शन अपना क्या सही हो जाएगा? अधिगमकर्ता या फिर शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख के नहीं चलना है, परीक्षा को केंद्र में नहीं रख के चलना है कि परीक्षा में बालक का अधिक से अधिक नंबर कैसे आएगा, उस सब पे फोकस नहीं करना है। और न ही अध्यापक के केंद्र में रख के चलना है कि अध्यापक को कैसे पढ़ाने में मजा आता है, अध्यापक को आराम कैसे मिलेगा। अपने लोगों को केंद्र में क्या रखना है? पाठ्य पुस्तक को भी न रख करके अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी या विद्यार्थी या बालक, जो भी शब्द आपको मिल जाए, वो क्या होना चाहिए? कक्षा के केंद्र में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारक वाला है। अब जो है, जो सीटेट का जब भी एग्जाम होता है ऑनलाइन वाला में आप देखते होइएगा, तो 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको ये कथन कारक से संबंधित रहता ही है। अभी आपको बताएंगे, बहुत बच्चे जो हैं ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं? गलत कर लेते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है। अभी कथन दिया है, तर्क दिया है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, पहले तो चीजों को ठीक से पढ़िए एक बार और फिर समझने के बाद ही आप आंसर दे पाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अभिकथन ए, पहले कथन दिया है और उसके बाद उसका तर्क दिया है, लॉजिक दिया है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, सही विकल्प का चुनाव करना है। अभिकथन क्या है? किसी संप्रदाय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। पहले इसका मतलब समझिए, कह रहा किसी संप्रदाय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित क्या देना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए। और तर्क क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं और अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों की को चर्चा में शामिल किया जाता है। अब कह रहा है कि सही विकल्प क्या होगा? पहला देखिए, कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कथन ए जो था वो भी सही है, आर जो था वो भी सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर दूसरा कथन कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए के बारे में नहीं बता रहा है, सही बात नहीं कह रहा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। या तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चौथा है कि नहीं, ए और आर दोनों क्या है? गलत है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर जो है इसमें सही होगा और क्यों सही होगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है किसी संप्रदाय पर, संप्रदाय का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप बच्चे को सिखला रहे हैं, तो कोई भी संप्रदाय पर चर्चा करते समय अध्यापक या अध्यापिका को
अलग अलग परिवेश से क्या लेना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए। एक उदाहरण दिए बच्चा नहीं समझेगा, फिर दूसरा उदाहरण देंगे, फिर तीसरा उदाहरण देंगे, अलग अलग वातावरण से उदाहरण देंगे, ताकि जिस भी वातावरण का बालक हो, जिस भी परिवेश से आया हुआ बालक हो, सभी चीजों को क्या करे, समझ जाए। ये था कथन। तो ये बात एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उदाहरण की जरूरत होती ही है, और उदाहरण जो है अलग अलग परिवेश से हो, ये भी बहुत ही जरूरी होता है। फिर तर्क कह रहा है कि अधिगम करता बोले तो अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। और जो सीख रहा है, सीखने वाला जो है, उसी को क्या बोलते हैं, अधिगम कर्ता कहते हैं। अधिगम कर्ता जो है शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाएगा। सही बात है। अगर आप उसके परिवेश से जोड़ करके उदाहरण दीजिएगा तो सीखने वाला जो बालक है, जो शिक्षार्थी है, जो अधिगम करता है, वो शिक्षा के साथ क्या महसूस करेगा, जुड़ाव महसूस करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, हम ही लोगों का बातचीत हो रहा है। और उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरण, जो भी उदाहरण देना है उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उदाहरण अगर दीजिएगा तो अनुभव पर अगर चर्चा कीजिएगा तो बालक को जो है सीखने में क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। क्या ए आर के बारे में बता रहा है, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है? तो हाँ, सही व्याख्या कर रहा है। मतलब ए और आर दोनों सही है। तो दो ऑप्शन में है, ए और आर दोनों सही है, यहां भी है, और ए और आर दोनों सही यहां भी है। लेकिन दोनों में अंतर देखिए। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये तो अपना गलत है ना। अपना सही जवाब क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए के बारे में ही बता रहा है, मतलब आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अच्छा, ये तीसरा क्यों गलत है? कह रहा ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं भैया, ए सही है और आर भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना क्या है, गलत है। और ये कह रहा ए और आर दोनों गलत है। नहीं, ए आर दोनों सही है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या हुआ, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। मान लीजिए आप क्लास लेने जाइएगा तो वहां पे सभी तरह के बालक होते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो देखने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे बालक हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको आंखों से देखने में समस्या है, उसको बोलते हैं दृष्टिबाधित। अब देखिए शब्दों को बस पकड़ना है। दृष्टि मतलब आंख, बाधित मतलब आंख जिसका ठीक से काम नहीं कर रहा हो। तो आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? कह रहा है कि ठीक है, आप क्लास लेने गए, आप टीचर बन गए मान लीजिए, और टीचर बन जाने के बाद आपके क्लास में एक बालक है जिसको आंखों से देखने में समस्या है। तो आप अनुदेशनात्मक अनुकूलन के माध्यम से जो है आप चाह रहे हैं कि बच्चा सब कुछ ठीक ले, सब कुछ मतलब सीख ले, तो आप किस विधि को अपनाइएगा? ये उपागम जो देख रहे हैं, उपागम का मतलब होता है किसी भी विषय के अध्ययन करने की, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, किसी भी विषय के अध्ययन करने की जो विधि होती है उससे ही उसका क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। तो दृष्टिबाधित बालक को आप कैसे पढ़ाइएगा? चलिए ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब बताइएगा। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, यानी अलग अलग प्रकार का जो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण दीजिएगा। विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, या अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, या सबसे लास्ट में है स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। क्या होगा सही जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आइए सही जवाब को ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? सबसे पहले आपको पता है ना, बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है, दृष्टि उसका ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना। भैया उसका आंख काम नहीं कर रहा है, दृष्टि से वो देख ही नहीं सकता, तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने से कुछ होगा? वो तो देख ही नहीं पाएगा, तो ये कैसे काम होगा? मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने का कोई फायदा ही नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा है विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। हाँ, ये जो है काम का है।
तो काम क्या है, क्योंकि जो बालक देख नहीं सकता, चीजों को छू सकता है, स्पर्श कर सकता है और उसके बाद चीजों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। आपको पता होगा दृष्टि बाधित बालकों के लिए एक लिपि चलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है उस लिपि का नाम। हाँ, ब्रेल लिपि नाम है। क्या नाम है, ब्रेल लिपि। और इस लिपि में आपको पता होगा कि अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है ताकि लोग चीजों को स्पर्श करके क्या करें, समझ सके। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, ये एकदम से सही जवाब है, क्योंकि दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं वो चीजों को, अलग अलग चीजों को स्पर्श करके, एहसास करके सीख सकते हैं। एक अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़ा होना, यानी विद्यार्थी को जिस समय अनुदेशन देना है, समझाना है, उस समय बच्चा से बहुत दूर खड़ा रहिएगा, क्योंकि बच्चा अंधा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये एकदम से नकारात्मक है, नेगेटिव है, गलत है। और एक है स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। स्वतंत्र रूप से का मतलब है कि उसको आप सीधे सामान दे दिए। कौन सा सामान दे रहे हैं, पढ़ने के लिए और समझने के लिए मुद्रित दे रहे हैं। मुद्रित का मतलब सिर्फ किताब आता है, छपाई लाता है, प्रिंटिंग रहता है, वो मुद्रित सामग्री हुआ। तो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, वो पढ़ कैसे पाएगा, चीजों को समझ कैसे पाएगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तो सही जवाब क्या रहा, विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का क्या करना, इस्तेमाल करने से दृष्टि बाधित बालक जो है उनकी शिक्षा को भी बेहतर बनाया जाता है। हालांकि इसके लिए ब्रेल लिपि जो है वो तो है। तो यहाँ आपका सही जवाब 2 नंबर रहा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को जरा ठीक से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ये कथन दिया है, नीचे 4 कथन है और चारों कथन में से 3 कथन तो सही होगा, एक कथन है जो सही नहीं है। देखिए बहुत बच्चे तो नहीं नहीं देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, गलत बना देते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है कि नहीं है, तो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब 3 गो बात तो सही होगा, एक गो बात जो है वो सही नहीं होगा, वही आपको चुन लेना है, ठीक। लेकिन सबसे पहले आपको अधिगम के बारे में भी तो पता हो कि अधिगम कहते किसको है। देखिए अधिगम का कॉमन सा, साधारण सा मतलब अगर समझे तो सीखना होता है, लेकिन सीखना जो है इसका संक्षिप्त अर्थ होता है। व्यापक अर्थ पे अगर जाएं तो व्यापक इसका अर्थ होता है कि सीखने के बाद आपके व्यवहार में परिमार्जन होना चाहिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दूसरा है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है और लास्ट में अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए सही जवाब क्या होगा, बताइए क्या होगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखिए और उसका ऑप्शन देखिए, एक बार सही आंसर जो है खोजने का प्रयास कीजिए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपको अधिगम के बारे में गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन सही है कि गलत है। इसको पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं, अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती है, ये एकदम से सही बात है। लेकिन सही है तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर कौन सही नहीं है ये बताना है। दूसरा देखिए अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। सही है तो आंसर नहीं होगा, कौन सही नहीं है वो आपको बताना है। फिर अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये बात भी सही है कि व्यक्तिगत कारक से प्रभावित होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हट करके स्वतंत्र रूप से होता है, यानी अधिगम जो है समाज से हट के होता है। नहीं, अधिगम समाज में ही होता है। आप कुछ भी सीखिएगा तो समाज में ही सीखिएगा, समाज से हट करके कमरा में बंद होकर के आप कुछ भी चीजों को नहीं सीख पाइएगा। स्वतंत्र रूप से कोई नहीं सीख पाता, मतलब ये कथन गलत है और गलत कथन होने के कारण अपना सही जवाब भी यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये हुआ अधिगम जो है सामाजिक संदर्भों से हट करके यानी स्वतंत्र रूप से होता है, ये कथन गलत है। आपको कौन कथन सही नहीं है वही बताना था, तो सही जवाब क्या हुआ, ये हुआ। और ये सब आपके लिए क्या हो गया, आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर अधिगम के बारे में आया। मान के चलिए अधिगम से क्वेश्चन जो है आना ही आना रहता है।
अधिगम से प्रत्येक वर्ष 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है, क्वेश्चन को समझिए। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि का मतलब कुछ भी गलत हो जाना, उसके बारे में क्या सही है, कौन सा कथन है जो सही है। अब इसमें सही बताना है, 3 गलत होंगे, 1 क्या होगा, सही होगा। पहला देखिए, त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, अधिगम का मतलब क्या बताएं, सीखना बताएं। क्या सीखने में त्रुटि जो है, त्रुटि का कोई भूमिका नहीं होता है ना, त्रुटियों से ही तो बालक सीखते हैं। आज कोई काम कीजिएगा, गलत हो जाएगा, कल आप समझ पाइएगा कि गलत क्यों हुआ, फिर आप चीजों को सही तरीके से मैनेज करने लगिएगा और आप सही भी करने लगिएगा। तो त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, भूमिका होता है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही लग रहा है कि त्रुटियां का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस पर चर्चा भी किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो सरासर गलत बात है कि बालक त्रुटि कर रहा है और एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये तो गलत है, बच्चा हमेशा त्रुटि करते रह जाएगा फिर तो। और लास्ट है, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। नहीं, त्रुटियां जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा इसको संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि त्रुटियां जो है वो सीखने का क्या होता है, भाग होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, त्रुटियां जो है अर्थपूर्ण है और उन पर क्या होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। यानी अधिगम के बारे में, अधिगम से संबंधित त्रुटियों के बारे में सही क्या है, तो सही आपका ये 2 नंबर, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर क्या होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, ये आपका एकदम से सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। ऑप्शंस आपके ये रहे, पहला ऑप्शन बोरियत, दूसरा उच्च डर, तीसरा उम्मीद और चौथा गुस्सा। कमेंट बॉक्स में बताइए सही जवाब जो है वो क्या होगा। आइए कमेंट बॉक्स में बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, तो पहले तो आपको क्या समझना है, संवेग को समझना है। ये संवेग क्या है, देखिए संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। तो संवेग में आपको बह नहीं जाना है। निम्नलिखित में कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेशन दे सकता है, और किसके प्रति, अधिगम के प्रति। अधिगम का मतलब वही सीखने के प्रति। चीजों को एक एक करके समझिए तो क्वेश्चन आप समझ पाइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, कौन सा ऐसा इमोशन है जो विद्यार्थी लोग को सीखने के लिए मोटिवेशन देगा, सीखने के प्रति ऊर्जा देगा। ऑप्शन क्या था, पहला बोरियत। मान लीजिए कुछ चीज आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा बोर हो रहा है, तो क्या उससे जो है सो सकारात्मक जो है सो बच्चा अभिप्रेरित हो पाएगा, अधिगम के लिए अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा। मतलब बोरियत तो नकारात्मक है, ये आपका गलत हो गया। उच्च डर, बच्चा अगर बहुत ज्यादा डरेगा तो स्वाभाविक है कि अभिप्रेरणा उसको नहीं मिलेगा, यानी उच्च डर भी गलत है। अच्छा उम्मीद, अगर बालक को उम्मीद है कि नहीं हम चीजों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ये हमसे हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उम्मीद एक ऐसा संवेग है जो अधिगम के लिए क्या देगा, अभिप्रेरणा देगा। तो आपका सही जवाब उम्मीद ही होना चाहिए। और बात करें गुस्सा का, देखिए गुस्सा से जैसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि गुस्सा आएगा तो भी अभिप्रेरणा में वो मदद नहीं करेगा, उससे आप कुछ चीजों को सीख नहीं पाइएगा। तो ये गुस्सा भी आपका गलत जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, उम्मीद। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है जो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति क्या कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद। अब इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ जो संवेग दिया था इसमें 3 संवेग, जैसे आप देखें ना बोरियत, ये बोरियत आपका नकारात्मक संवेग था। उच्च डर नकारात्मक संवेग था, गुस्सा भी नकारात्मक संवेग था, जबकि उम्मीद जो था वो सकारात्मक संवेग था। इसीलिए आपका सही जवाब क्या होगा, उम्मीद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। किसके द्वारा, अधिगम में, देख रहा है ना अधिगम, अधिगम बोले तो अभी जस्ट आपको बताएं सीखना।
किसके द्वारा अधिगम में यानी सीखने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का संभावना बन रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, दूसरा है विशिष्ट पहचानों यानी अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, तीसरा है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, और लास्ट है कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। कौन है निम्नलिखित में से जिसके द्वारा अधिगम में क्या पहुंचेगा, बाधा पहुंचने का संभावना बन सकता है। यानी ऐसा करेंगे तो अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी, अधिगम की प्रक्रिया में थोड़ा सा समस्या आने लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सही जवाब जो है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या था, योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास होगा, तो इससे जो है बाधा नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये जो है ये सही है, ये आपका गलत नहीं है, बाधा पहुंचने वाली बात नहीं है। विशिष्ट पहचान यानी अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणा को और बढ़ावा दीजिएगा, तो इससे जो है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा पहुंच सकती है। व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्षा में भय अवरोध को और कम कीजिएगा, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या रहा, सही जवाब हो गया कि विशिष्ट पहचान और अस्मिताओं के बारे में पहले से ही जो रूढ़िबद्ध धारणा अगर बना लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो अधिगम में क्या करेगा, बाधा पहुंचाएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी समझ लीजिए, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो अभिप्रेरित शिक्षण का, अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब हुआ कि मोटिवेशन देने में, शिक्षण में जो मोटिवेशन देने का पहचान नहीं है। पहला विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो ये तो ठीक है ना, बच्चा अगर जितना प्रश्न पूछ रहा है समझिए उतना अच्छा बात है, तो ये पहचान नहीं है, ये तो पहचान है, ये आपका जवाब नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी सन्नाटा छाया हुआ है, तो ये गलत बात है। क्लास में हमेशा सन्नाटा नहीं होना चाहिए, और जब बालक को कह रहा है कि बुआ क्या समझा, अनुभव बताओ, तब तो बालक को कम से कम बोलना ही चाहिए। तो ये जो है आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शायद। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो रहा है, यानी जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उसको शिक्षक के साथ अपनेपन का भाव अगर लग रहा है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में अंतर कर पा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी सही बात है। तो अपना आंसर क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है, तो ये जो गलत है ना वही पहचान नहीं होगा। यानी कक्ष में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि इतना सन्नाटा है कि जब बालक को कह रहा है कि अनुभव अपना साझा करो तो भी सन्नाटा है, मतलब यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज जो आपको 13 क्वेश्चंस पढ़ाए, ये सारा क्वेश्चंस आपके समझ में आया होगा, और इससे जो है चीजों को आप समझ पाए होइएगा कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, इसका पैनल का पीडीएफ भी आपको ऐप में और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।